मेरा नाम श्रद्धा है। मेरी शादी 5 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी हूँ और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम दिव्या है। जब मैं 14 साल की थी तभी मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया। मेरी माँ बहुत बुज़दिल थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी। वह हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक हमें बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। नहीं उन्होंने हमें कभी किसी बात पर डांटा और नहीं कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी करवाने की भी बहुत कोशिश की मगर माँ शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद नाना नानी भी इस दुनिया से चले गए और अब हमारी सारी जिम्मेदारी मेरे मामा जी पर आ गई। मामा मेरी माँ से बड़े थे। उनकी शादी नाना नानी के जीते जी ही हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ध्यान रखती थी मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमें मुंह मोड़ लिया। उस घर में हम तीनों माँ बेटियों के साथ नौकरानियों जैसा सलूक होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया लेकिन मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चों से दिक्कत होती थी। वह हमेशा महंगाई की बातें करती रहती। ना जाने मामी की बातों का असर था या फिर मेरी माँ अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर लाई थी। उन्होंने अपने दिल में एक रोग छुपा लिया और वही रोग हार्ट अटैक बनकर उनकी मौत का कारण बन गया। अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहनें अकेली रह गई। कहने को तो हमारे बहुत रिश्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए वे हमारा हाल चाल भी पूछ लेते थे मगर हकीकत ये थी कि किसी को भी हमसे सच में हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। सब बस हमसे हमदर्दी का दिखावा करते थे। मामी सबके सामने बहुत अच्छी बनती मगर अकेले में हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। फिर जब मेरी उम्र 22 साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे मगर वे कानों के बहुत कच्चे थे। अपनी माँ से जो भी सुनते वही उनकी जुबान से दोहराते। अपनी माँ का कहना मानना अच्छी आदत है लेकिन बिना सोचे समझे उनकी हर बात पर विश्वास कर लेना और फिर मुझसे झगड़ना, ये बात मुझे बहुत खलती थी। देखते ही देखते मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। पहले तो मुझे दहेज न लाने के लिए ताने दिए जाते थे और उसके बाद एक नया ताना मिलने लगा कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन्हें कभी बेटे की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अपनी सास और अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा या बेटी होना मेरे हाथ में नहीं, ये तो ईश्वर की मर्जी है। वह जिसे चाहे बेटा दे जिसे चाहे बेटी दे मगर मेरी बातें उनकी समझ में कभी नहीं आई। उल्टा मुझे पढ़ा लिखा होने के ताने दिए जाने लगे। धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ खामोश रहने लगी। फिर एक दिन मेरी बहन दिव्या की शादी हो गई और मेरे दिमाग में एक बोझ उतर गया। दिव्या का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की सांस लेने लगी। लेकिन दिव्या की शादी को अभी 10 महीने हुए थे कि वह विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे मनुष्य कहकर घर से निकाल दिया। मामी दिव्या को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामा भी मामी की बातों के आगे मजबूर थे। मामा भी मेरे ससुर की तरह अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर गई तो देखा मामी दिव्या को बुरी तरह मार रही थी।
मैंने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़वाया और फिर गुस्से से उसके कुछ कपड़े लेकर उसे अपने साथ घर ले आई। लेकिन यहाँ तो हंगामा खड़ा हो गया जब मेरी सास को पता चला कि दिव्या अब हमारे साथ ही रहेगी, तो मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह रोज़ रात को मेरे पति को मेरे और मेरी बहन के खिलाफ भड़काती थी। एक रात जब मैं किचन में काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तो मुझे अपनी सास के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। अनजाने में मैं उनकी बातें सुनने लगी। वह हमेशा की तरह मेरे पति को मेरी और मेरी बहन के खिलाफ भड़का रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वह कह रही थी, देखो जरा तुम्हारी पत्नी को किसी बात का डर है भी या नहीं। महंगाई का ज़माना है, इतनी कम आमदनी में इंसान के लिए अपना खर्च उठाना ही मुश्किल है। इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुश्वार हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम पर एक और बोझ लाकर डाल दिया है। अपनी जिम्मेदारी क्या कम थी जो अपनी बहन को भी ले आई, कल को अपनी बाकी मायके वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खानदान यहीं इकट्ठा कर लेगी और तुम बस गूंगे की तरह देखते रहना। मेरे पति खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। उन्होंने कहा, अम्मा मैं उसे समझाता तो हूँ, इससे ज़्यादा और क्या करूँ। मेरी सास की तो आदत थी कि वह हर बात पर अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। उनकी जिद के आगे कोई कुछ कह नहीं पाता। चाहे उसके सामने बेटा हो या पति, सभी उससे डरते और डरते थे। बेटे का तो मुझे समझ आता था कि वह माँ को पलटकर जवाब नहीं दे सकता, मगर मेरे ससुर क्यों उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लेते थे, ये मेरी समझ से बाहर था। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बड़े सम्मान करने वाली थी। वह तो हालात की मारी थी, इसमें उसकी क्या गलती थी। इस दुनिया में उसका मेरे अलावा कोई नहीं था। वह जाती तो कहाँ जाती। अगर इस मुश्किल समय में मैं भी उसे छोड़ देती तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जो कड़ी धूप में ठंडी छाँव ना बन सके। वह हर रोज़ मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि वह अपनी बहन को यहाँ से भेज दे। मैं उनकी ओर कोई बात नहीं सुन सकी और आंसी पीते हुए अपने कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मुझे मालूम था अब सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। उसके अंदाज और चेहरे से साफ लग रहा था कि वे बहुत गुस्से में है। जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए तो मैंने सोने का नाटक किया। सांस की बातें सुनकर ही मेरे दिल पर छुरियां चल चुकी थी। अब मैं और अपने दिल को दुखी नहीं करना चाहती थी। ना जाने कब मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर वही हंगामा शुरू हो गया। जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया करती थी और मेरी भी मदद करती थी, वह बिल्कुल खामोशी से समय काट रही थी। अगर मेरी सास उससे कुछ कह देती तो वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन वह सबका व्यवहार और अंदाज अच्छी तरह समझ रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह मामी के घर चली जाएगी और वहीं रह लेगी, मगर मैं जानती थी वहाँ मामी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। इसलिए मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन अब घर के हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। मेरी सास उठते बैठते मुझे ताना मारती, तुम्हारी बहन यहाँ पर कब तक रहेगी, और मैं इस बात पर खामोश रहती। मेरी एक ननद भी थी जो अपनी माँ की आदत की तरह बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत प्यारी और अच्छी थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई थी। आज वह अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई थी। उसके आने से मेरे अंदर हिम्मत जगी
क्योंकि जब भी वह अपनी माँ को मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते देखती तो वहीं पर अपनी माँ को टोक देती। मेरी ननद तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसका पति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजीब सा बदतमीज़ इंसान था। उसे किसी से बात करने या देखने की भी तमीज़ नहीं थी, मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर देती। अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती तो वह किससे कहती। मैंने अपनी ननद के लिए खाना बनाया। मैं अपनी तरफ से किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। जब ननद और उसका पति घर आए तो मेरी बहन उससे मिलकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को मेरी सास ने कहा, अपनी बहन से कहो कि वह स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में उस कमरे में तो मेरी बेटी और दामाद रुकेंगे। मुझे अपनी बहन का बहुत ख्याल आया। मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में वह स्टोर रूम में कैसे सो सकती है। वहाँ न तो पंखा है और न ही कोई खिड़की। फिर मैंने बहुत भारी मन से अपनी बहन को सब कह दिया, क्योंकि मैं घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी। बेचारी मेरे कहने पर गैलरी में जाकर सो गई। हम सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात का समय था जब अचानक एक शोर से मेरी आंख खुली। मैं और मेरे पति बाहर की ओर भागे। देखो तो बाहर सब लोग खड़े थे। मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, लो देखो, इसी दिन के लिए अपनी बहन को यहाँ लेकर आई थी ताकि मेरी बेटी का घर बर्बाद कर सके। मैंने दिव्या की ओर देखा। वह बहुत डरी हुई थी और बुरी तरह रो रही थी। वह भागकर मेरे पास आई और बोली, दीदी, मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद ही आ गए। उसका इशारा मेरी ननद के पति की तरफ था, जबकि जीजाजी का कहना था कि मेरी बहन उन पर डोरे डाल रही थी। घर में जैसे एक तमाशा बन गया। मैं सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसने मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंचाई। मैंने अपनी ननद की तरफ देखा। पता नहीं वह मेरी बहन के बारे में क्या सोच रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी, दुख और शक था। जिस नज़र से वह अपने पति को देख रही थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह जानती है कि गलती उसके पति की है, मगर शायद वह सबके सामने ये बात कह नहीं सकती थी। मेरी सास किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं थी। ननद ने जैसे तैसे मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर मेरे पति ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा, तुम्हारी बहन के लक्षण ठीक नहीं है। वह मुझे भी अजीब अजीब इशारे करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अपनी बहन पर यह इल्ज़ाम सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती थी। वह कैसी है मुझे पता था कि मेरे पति बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने को मजबूर हो गई, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोल सके या हमारा सहारा बन सके। यही वजह थी सब लोग हमें बेसहारा समझकर इल्ज़ाम लगाते थे। तरह तरह की बातें करने के बाद सब लोग शायद सो गए। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे दिमाग में न जाने कितने ख्याल आ रहे थे। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं बस यही सब सोच रही थी कि मेरी बहन इस भरी दुनिया में अकेली कहाँ जाएगी। मेरी सास तो हर वक्त खर्च और महंगाई का रोना रोती रहती है। अब उन्हें एक नया बहाना मिल गया था, नंदोई वाली घटना। अब वह उसी पर ताने देगी और मेरी बहन को घर से निकालने को कहेगी। पूरी रात इसी सोच में बीती। सुबह के करीब 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी। तभी मेरे पति ने मुझे जगा दिया और कहा कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं किचन में आई तो मेरी बहन नाश्ता बना रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि
वह पूरी रात सो नहीं होगी। जैसे ही मैं नहीं सो पाई, मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब मेरी ननद सोकर उठी तो उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से हम लोगों से बात की, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हम दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन की वजह से ही वह इतनी जल्दी वापस जा रही है, वरना तो वह अपने घर से यहाँ कुछ दिन रुकने का प्लान बनाकर आई थी। ये अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वह यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आई थी, मगर ये भी सच था कि वह यहाँ से जल्दी मेरी बहन की वजह से नहीं, बल्कि अपने पति की वजह से जा रही थी, क्योंकि वह अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जाते जाते उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, मगर ये बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी। अगर ये बात मैं घर में कह देती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। दिमागी तौर पर मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे सुकून की ज़रूरत थी, मुझे खामोशी की ज़रूरत थी, मुझे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई न जानता हो, जहाँ मुझे कोई परेशान न करे और मैं वहाँ बहुत सारे पल गुजार दूँ। अब मैं अपने सारे दुख दर्द बहा दूँ। यहाँ तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहाने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था। अगर वह मुझे रोते हुए देख भी लिया करती तो मुझे बहुत बातें सुनाया करती थी। तुमने हमारे घर में मनुष्यत फैलाई हुई है, तुम चाहती नहीं हो कि इस घर में कभी खुशियाँ वापस आए, इसलिए हमेशा मनुष्यत फैलाया करती हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को साफ करती थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे दुखों से गुजरते चले गए। एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्बाद कर दिया था। वह दिन भी और दिनों की तरह था। जब मेरी बहन मेरे पास आई, ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही हो। मैं समझ गई थी कि वह ज़रूर यहाँ से जाने की बात करेगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं उसके लिए सही रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। मगर मैं किसी भी हाल में उसको मामा के घर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मैं मामी के उसके साथ किए गए अत्याचार देख चुकी थी। जब मैंने दिव्या से पूछा क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, तो मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे। मेरा दिल बहुत दुखा। मैं उसके आंसू साफ करने लगी और उसको खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह अपना सारा दुख इन आंसुओं के सहारे बहा दे। काफ़ी देर बाद जब वह संभली तो मुझसे कहने लगी, आपके ससुर जी अभी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऊपर से मेरी सांस की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से खाना तैयार कर लो, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। ना जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था, क्योंकि मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर वे क्या बात कर रही थी यह मैं समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने दोबारा अपनी बहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और मुझे टाल दिया, मगर मैं उसकी बात पर हैरान हो गई। वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मुझे बता भी नहीं रही थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी थी। मैंने उसे बहुत बार पूछा, तुम क्यों परेशान हो, जो बात है मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे वह कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही हो। जब भी मैं
अपनी बहन के साथ अकेली बैठती तो मेरी सांस अचानक ही आ जाती थी। उनका ये व्यवहार मुझे बहुत चौंकाने वाले लगा। मुझे लगने लगा कि वह नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारूं और उसके साथ बात करूं, मगर वह ऐसा क्यों चाहती थी यह मैं नहीं समझ पा रही थी। शायद उसके दिमाग में यह वहम था कि हम दोनों बहनें उसकी बुराइयां करती है, इसी वजह से वह नहीं चाहती कि हम दोनों बहनें अकेले में बैठकर बातें करें। मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी। मैंने अपने पड़ोस की आंटी से अपनी बहन के रिश्ते के लिए कहा कि कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए जो मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज का लालच न हो। वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह ज़रूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेगी। उस दिन रोज़ की तरह जब मैं सुबह उठी तो बाहर से अजीब तरह के शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो यह मंजर मुझे देखने को मिला। मेरी सांस बुरी तरह से उस पर चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ मेरे ससुर खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनकी पकड़ से अपनी बहन का बाजू छुड़वाया और उनसे कहने लगी, माँ जी क्या हुआ है? आपने क्यों सुबह सुबह हंगामा किया हुआ है? हर रोज़ उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। मुझे नहीं पता था कि अचानक गुस्से से मेरी जुबान इतनी बुलंद कैसे हो गई, वरना मैं हमेशा अपनी सांस से धीमी आवाज़ में ही बात करती थी। मैं उन्हें पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी, मगर आज मेरी बर्दाश्त की क्षमता जवाब दे गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की करतूत दिखाती हूँ। वह मुझे पकड़कर अपने पति के बिस्तर पर ले गई और जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे मेरी बहन की चूड़ियाँ और इसके इस्तेमाल की हुई चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, यह सब क्या है? यह सब यहाँ कैसे आया? इससे पहले तो ये मेरे दामाद को रिझाने की कोशिश कर रही थी और अब जब उसमें नाकाम हो गई तो मेरे पति पर डोरे डालने लगी। ऐसी घटिया लड़की को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती। हमने तो इस लड़की की मदद की, अनाथ समझकर इसे अपने घर में सहारा दिया, लेकिन ये लड़की तो हमारे ही घर के मर्दों पर डोरे डाल रही है। अपनी बहन को निकालो यहाँ से, वरना तुम्हें भी इसके साथ साथ धक्के देकर निकाल दूंगी यहाँ से। जहाँ मर्जी चाहे जाओ, मगर यहाँ से निकल जाओ और जाते जाते अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर जाना। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे पति और ससुर खामोशी से खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा, आप मुझे बताइए क्या हुआ है? मगर वह मुझसे नज़रें चुराने लगे और घर से बाहर चले गए। मेरी सास ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। आज पड़ोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से जानते थे और मेरी सास को भी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं अपनी बहन को ये कहाँ भेजूं। हमारा तो कोई अपना नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे सहारा दे सके। तभी पड़ोस की वही आंटी जिससे मैंने रिश्ते के लिए कहा था, मेरी मदद करने के लिए आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम अपनी बहन को इस घर में रखोगी क्या? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप ही बताइए, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आखिर अपनी बहन को कहाँ भेजूं? वह कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उन पर यकीन करके अपनी बहन को उनके साथ जाने को कह दिया। ऐसा नहीं था कि वह मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपनी सांस पर यकीन कर लिया था। यह देखकर मैं हैरान थी कि
उसका सामान पहले से ही चारपाई पर बाहर कैसे पहुंच गया। और मेरे ससुर ने तो कहा था कि मेरी बहन खुद उनके पास आई थी और उन्होंने उसे वापस भेज दिया था, यह कहते हुए कि वह उनकी बेटी जैसी है। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह किसी मामले में कभी बोलते ही नहीं थे। वह अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। मगर अब यह सब क्यों कह रहे थे, ये सोच सोचकर मैं उलझती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन जिस दिन से यहाँ से गई थी, मेरी सांस तभी से बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन यहाँ पर बोझ बनकर रह रही थी, और जब वह बोझ उनसे हट गया तो वह बिल्कुल ज़्यादा सुकून में हो गई। फिर कुछ दिनों बाद मेरी ननद रोते रोते अपने बच्चों को लेकर घर आ गई। उसके ऐसे अचानक घर आने और इतना रोने से सब लोग परेशान हो गए, और जो खबर उसने सुनाई उसे सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वह कभी भी अपने पति के घर वापस नहीं जाना चाहती। यह सुनकर मेरी सांस बेसुध सी हो गई थी। घर में परेशानियों का माहौल बन गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत परेशान नजर आने लगे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल मेरी ननद का था। उसे न तो खाने का होश था और न ही किसी चीज़ का। मैं तो पहले ही अपनी बहन की वजह से परेशान थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे और मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी। जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताया कि वह मेरी बहन की शादी कर रही है। लड़का उसका भांजा है, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम ज़रूर उस लड़के से मिल सकती हो, लेकिन जब मैं उसे बुलाऊंगी तब तुम उससे मिल लेना। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने दिव्या को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है। जैसा मैं अपनी बेटियों को समझती हूँ, वैसा ही तुम दोनों बहनों को भी समझती हूँ। आंटी की बातों पर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। सच कहते हैं, परेशानी में अगर कोई काम आ जाए तो वह इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता है, और इस वक्त मुझे आंटी इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान नज़र आ रही थी। जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत और एहसास का रिश्ता था। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया था कि दुनिया से अभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया अभी तक चल रही है। जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई और अपने कमरे में जा रही थी, तभी ननद की बातें सुनकर वहीं रुक गई। वह कह रही थी, माँ बाबूजी, आपने भाभी के साथ बहुत ज्यादती की है, आपने उनकी बहन पर इल्ज़ाम लगाए। आप लोग जानते भी हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है, और शायद आपके इस पाप की वजह से ही मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। जैसे आपने किसी की बेटी को तकलीफ़ दी, वैसे ही तकलीफ़ मुझे भी झेलनी पड़ रही है। ये तो मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों बहनों ने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा, आप लोगों को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि आप किसी की बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं? क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी, इंसान जो करता है वही भुगतता है। आज जो तकलीफ आप किसी औलाद को देंगे, कल वही तकलीफ आपकी औलाद को भी सहनी पड़ेगी। और देखिए, ये कहावत आपके ऊपर कितनी जल्दी पूरी हो गई। उसके बाद आंटी ने अपने वादे के मुताबिक मेरी बहन की शादी कर दी। मैं उसके पति से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वह पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा इंसान था,
लेकिन मुझे अपनी ननद की तरफ से बहुत परेशानी थी, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसका पति सर झुकाए हुए हमारे घर पर आया। वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने कहा था कि उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया, क्योंकि वह उसके साथ साथ और भी कई लड़कों से चक्कर चला रही थी और शादी के बाद भी उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने अपनी आंखों से अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह उसे छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी को अपना घर वापस ले आए। घर के सब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे। मगर वह बहुत शर्मिंदा था। मेरी ननद ने कहा कि वह अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके इस फैसले से सब लोगों को खामोश करवा दिया। मेरी सास को उसे वापस भेजना पड़ा। उसके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी सास का इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उससे अपना दिल साफ किया और उन्हें माफ़ कर दिया। अब मैं और मेरी बहन हम दोनों ही अपने अपने घर अच्छी तरह से बस चुके हैं। हम दोनों ही अपने परिवारों में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।